बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है यहां पर इस केस में जब अवंतिका ईशा को 10,000 का रिवॉर्ड प्राइज मनी क्लेम करती है और ईशा देने से मना कर देती है, तो अवंतिका के पास कौन सा राइट आना चाहिए? हम कहते हैं यहां पर पहला राइट जो देखा था वॉलंटरी एक्सपेंसेस, उसमें अब दूसरा राइट हम कहेंगे फॉर एनी रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय बेलर। अवंतिका को ईशा के खिलाफ कौन सा राइट है? फॉर इन रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड, राइट ऑफ या राइट टू स्यू प्लस राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। राइट टू स्यू तो है, उसके अलावा राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन है। मतलब अगर ईशा 10,000 का इनाम देने से मना कर दे तो अवंतिका ईशा के खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, और जब तक मसला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उस वॉच को अवंतिका अपने पास रखेगी। अवंतिका हैज द राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। मतलब अगर अवंतिका ने कोई वॉलंटरी एक्सपेंसेस इनकर किए तो उसके रिकवरी के लिए भी उसके पास राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन है एंड राइट ऑफ सेल है। और राइट ऑफ सेल कब है हमने देखा है। बट फॉर एनी रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय द बेलर, अवंतिका के पास राइट टू स्यू है एंड राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन है। मतलब इस रिवॉर्ड के लिए उसके पास राइट ऑफ सेल नहीं है, ओनली राइट टू स्यू है। आप सबको समझना है, फाइंडर इज द बेली, तो बेली के पास यहां पे दो डिफरेंट कैटेगरीज के राइट्स दिए। वॉलंटरी एक्सपेंसेस इनकर करने पर, आपके नोट्स में भी आप देखना, वॉलंटरी एक्सपेंसेस इनकर करने पर बेली के पास राइट ऑफ लीन है। और ये राइट ऑफ लीन कौन सा लीन है? राइट ऑफ लीन कौन सा है? राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन है। एट द सेम टाइम राइट ऑफ सेल है। पेरिशेबल गुड्स है तो इमीडिएटली, नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो अनलेस एक्सपेंसेस आर नॉट 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब जब तक 2/3 नहीं होते। और रिवॉर्ड के लिए राइट ऑफ लीन है एंड राइट ऑफ सेल है। राइट ऑफ सेल नहीं होगा, इट्स सॉरी, इट शुड बी राइट टू स्यू, इट्स माय मिस्टेक, राइट टू स्यू होगा। एंड लीन में कौन सा लीन होगा? पर्टिकुलर लीन होगा। यहां पर राइट ऑफ सेल नहीं है, रिवॉर्ड में राइट टू स्यू है। अरे सब लोगों को समझा है क्या? यहां पर मैं कहूंगा हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट्स में ड्यूटीज ऑफ बेली देख लिए, राइट्स ऑफ बेलर देख लिए, ड्यूटीज ऑफ बेलर देखे, और ये राइट्स ऑफ बेली भी देखे। ये जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट अभी देखे वो राइट्स ऑफ बेली है, जिसमें एक था राइट ऑफ लीन जिसमें पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन दोनों था, और दूसरा था राइट टू रिकवर वॉलंटरी एक्सपेंसेस एंड राइट टू रिसीव एनी रिवॉर्ड। तो अगर कोई मुझे पूछेगा बेली के राइट्स कितने हैं, तो जो बेलर के 5 ड्यूटीज थे वो 5 राइट्स तो आएंगे। उसके अलावा छठा राइट ऑफ लीन आएगा जिसमें जनरल पर्टिकुलर दोनों आएगा। सातवां राइट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी एक्सपेंसेस आएगा सातवां, एंड आठवां राइट टू रिसीव एनी रिवॉर्ड आएगा। तो बेली के राइट्स 4 हुए, सॉरी 8 हुए। बेली राइट्स 5 जो ड्यूटीज है बेलर के वो, प्लस 3 जो अभी देखे राइट ऑफ लीन, राइट टू रिसीव एनी वॉलंटरी एक्सपेंसेस एंड राइट ऑफ रिवॉर्ड। तो ऐसे 8 राइट्स हुए बेली के। यहां पर मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को अगर समराइज किया जाए तो मीनिंग हुआ, डेफिनेशन हुआ, स्पेशल पॉइंट हुए, ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट का डिफरेंस हो गया, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ बेली हो गया, राइट्स ऑफ बेलर हो गया, ड्यूटीज ऑफ बेलर हुआ एंड राइट्स ऑफ बेली हो गया। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंप्लीट हो गया। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को लेकर ऑलरेडी केस स्टडीज आपके सामने रखी हुई है। हमने केस स्टडीज 2 केस स्टडीज का आंसर्स लिखे भी है। मैं अगला डिस्कशन करना चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बाद। दोस्तों अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को लेकर कोई डाउट है तो मैं अगेन कहूंगा यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी, क्योंकि ये भी इंटरनेट इशू आने के कारण कुछ स्टूडेंट्स को लाइव दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट यहां पर ही इंटरनेट इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बट अगेन रिक्वेस्ट सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। कोई डाउट है तो 9028044222। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को लेकर मैंने आपसे एक बात की हुई है। यस यू राइट, हमने शुरुआती डिस्कशन में कहा था
Why pledge is a special contract? Because pledge is a type of bailment. अगर प्लेज टाइप ऑफ बेलमेंट है और बेलमेंट अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लेज इज ऑल्सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को सेक्शन 172 से लेके सेक्शन 181 तक स्टडी करते हैं, मतलब 10 सेक्शंस है. और सेक्शन 172 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का डेफिनेशन है. जो प्लेज का डेफिनेशन है वो कहता है प्लेज में इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स. क्या कहता है प्लेज? बेलमेंट ऑफ गुड्स as security for the payment of debt oblique performance I presume कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी है. जो लोग ऑलरेडी है अच्छी बात है. देखो इंटरनेट इशू आ गया था, हम लोग बेलमेंट का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं. जिनको भी नहीं दिख पाया, मैंने ये ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. ये वीडियो जैसे लेक्चर होगा अपलोड हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर हम लोग देख रहे हैं अभी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो डेफिनेशन है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. तो एक चीज क्लियर है, प्लेज में हम गुड्स का बेलमेंट करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन करते हैं, बट वो किसके लिए करते हैं? ओनली एज अ सिक्योरिटी. ओनली एज अ सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी कहते हुए करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. अब ये अगर प्लेज का डेफिनेशन है तो प्लेज का बेस्ट एग्जांपल याद करना हमने डिस्कस किया था. विल डिस्कस दैट एग्जांपल अगेन. मान लो ये मिस्टर ए है और ये बैंक है. मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए बैंक के अंदर जाता है और बैंक मैनेजर को अपनी ज्वेलरी गिरवी रखने की बात करता है और बैंक से कुछ बिजनेस लोन लेता है ₹5 लाख का एट 12% पर एनम. यहां पर ज्वेलरी को बैंक के अंदर गिरवी रखा है, मतलब प्लेज किया है, प्लेज्ड एज सिक्योरिटी. ज्वेलरी की जो वैल्यू है, वैल्यू इज ₹10 लाख. ज्वेलरी की वैल्यू 10 लाख है. उसके बदले में ए ने बैंक से क्या किया है? ए ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है. तो यहां पर ए ने ज्वेलरी को गिरवी रखा है, प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, और बैंक से 10 लाख के ज्वेलरी के बदले 5 लाख का लोन लिया. ए इज द बेलर, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम पॉनर कहते हैं या प्लेजर कहते हैं, एंड बैंक इज द बेली. बैंक इज द बेली, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम पॉनी कहते हैं या प्लेजी कहते हैं. यहां पर आपको समझना है, हम लोग यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो बेलर होता है बेलमेंट में, उसको हम बेलर की जगह पॉनर या प्लेजर कहते हैं और पॉनी या प्लेजी कहते हैं. बाकी सब सही है, रिश्ता वही, सिर्फ सोच नहीं है. मतलब यहां पर ये प्लेज क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर भी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, बट जो पोसेशन ट्रांसफर किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया है? सिक्योरिटी के लिए. मतलब यहां पर ए ने जो ज्वेलरी बैंक के पास गिरवी रखी है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखी है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. अगर कल को ए लोन रीपे नहीं कर पाया तो बैंक ए को नोटिस देगी, और नोटिस देने के बाद अगर बैंक इस केस में ए रीपे पे नहीं करता है तो बैंक ए को नोटिस का पीरियड खत्म होने के बाद इस ज्वेलरी का ऑक्शन सेल करेगी और अपना पैसा रिकवर करेगी. तो हम कहते हैं यहां पर उस डेफिनेशन के तहत बेलमेंट ऑफ गुड्स,
यहाँ पर हम अगर वो डेफिनेशन जो है 172 का जो ऊपर लिखा है उसके तहत हम प्लेज के एसेंशियल एलिमेंट्स अगर ढूंढने की कोशिश करें तो एलिमेंट्स हमें ऊपर के डेफिनेशन में मिलेगा, जिसमें दिया है बेलमेंट ऑफ गुड्स। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एसेंशियल एलिमेंट नंबर 1 प्लेज में गुड्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे? मूवेबल गुड्स होंगे। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी मतलब हम कहते हैं यहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके नीचे लिखेंगे ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। क्या भाई? फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट, टिल द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब हम हमारे इस डिस्कशन में कहेंगे दैट इज until principal plus interest is repaid। जब तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा वसूल नहीं किया जाता है तब तक हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम इसको सिक्योरिटी के तौर पे, ओनली फॉर सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाएगा। सो गुड्स डिलीवर किए गए फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। और गुड्स कौन से है? मूवेबल गुड्स है। ध्यान रखना, अगर आपने आपका घर बैंक में गिरवी रखा और उस घर के ऊपर लोन लिया तो प्लेज नहीं आएगा, बिकॉज प्लेज में जो गुड्स गिरवी रखते हैं वो मूवेबल होते हैं। घर को गिरवी रखा तो इमूवेबल है, वो प्लेज में नहीं आता है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। किस में आता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। एसेंशियल एलिमेंट्स में गुड्स देखा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एट द सेम टाइम एसेंशियल एलिमेंट नंबर 4 हम कहेंगे पार्टीज। पार्टीज में हम कहेंगे पॉनर एंड पॉनी, पॉनर एंड पॉनी। फिर जो कहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स ओनली फॉर सिक्योरिटी, उसमें डिलीवरी हम कहेंगे इट कैन बी एक्चुअल डिलीवरी ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। प्लेज कैन बी एक्चुअली हमने ज्वेलरी बैंक में दी है एक्चुअल डिलीवरी, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में भी प्लेज होगा, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट सब लोग ध्यान से सुनो, प्लेज के डेफिनेशन से उसके एसेंशियल एलिमेंट में समझता है। नंबर 1 गुड्स है जो कि मूवेबल है। नंबर 2 उन गुड्स का डिलीवरी देना है। डिलीवरी कैसे होगा? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होगा एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पज होगा। देन नंबर 3 किसके लिए होगा? फॉर द डेप्ट ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब जब तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं होता तब तक। एंड नंबर 4 पार्टीज कौन है? पॉनर एंड पॉनी, जिसमें हम पॉनर किसे कहते हैं? पॉनर इज द ओनर ऑफ गुड्स एंड पॉनी हैज कस्टडी ऑफ गुड्स। गुड्स की कस्टडी पॉनी के पास होती है, पॉनर के पास ओनरशिप होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के एसेंशियल एलिमेंट्स है। सब लोग फिर से ध्यान से समझना, प्लेज का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इस एग्जाम्पल में ए ने जो बिजनेस लोन लिया 5 लाख का, 10 लाख की ज्वेलरी उसने गिरवी रखी है, तो बैंक ने ये ज्वेलरी के बदले में 5 लाख का लोन लिया है। कल को ए लोन रीपे नहीं करता है तो बैंक क्या करेगी? बैंक तुरंत ज्वेलरी को बेच नहीं सकती है। बैंक पहले ए को नोटिस देगी कि तुमने डिफॉल्ट कर दिया है, तुम लोन रीपे करो वरना हम तुम्हारी ज्वेलरी बेच देंगे। नोटिस मिलने के बाद भी अगर ए पे ना करे तो उसके बाद बैंक इस ज्वेलरी का ऑक्शन सेल करेगी। ऑक्शन सेल करके बैंक अपना पैसा रिकवर करेगी। अब कुछ स्टूडेंट को ज्यादा टेंशन ये होता है, सर लोन तो 5 लाख है, मान लो इंटरेस्ट 1 लाख का था तो 5 और 1 6 लाख, ज्वेलरी तो 10 लाख की थी। बैंक इस केस में ए के डिफॉल्ट करने पर जब ज्वेलरी का ऑक्शन सेल करेगी, ऑक्शन सेल करके अगर 10 लाख आ गया तो बैंक सिर्फ 6 लाख रख सकती है, सरप्लस 4 लाख रुपए उन्हें ए को देना पड़ेगा। बैंक एक्स्ट्रा पैसा रख नहीं सकती बिकॉज बैंक ओनर है ही नहीं, बैंक ने सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा है, जितना उनका ड्यूज है उतना ही वो रिटर्न कर सकते हैं। सर उल्टा हो गया, ज्वेलरी की वैल्यू कम हो गई बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस कम हुए और ज्वेलरी की वैल्यू सिर्फ 5 लाख थी, अब लोन प्लस इंटरेस्ट 6 लाख था, ज्वेलरी को बेच के सिर्फ 5 लाख आया, तो ऐसे केस में डेफिसिट 1 लाख जो बैंक का रहा, उस 1 लाख के लिए बैंक ए के ऊपर सूट फाइल कर सकती है क्योंकि पूरा पैसा ज्वेलरी से रिकवर नहीं हुआ।
और ये आपको समझना है, मतलब बैंक ए के डिफॉल्ट होने पर जब ज्वेलरी का ऑक्शन सेल करेगी ए का नोटिस देने के बाद, तो सारा की सारा पैसा ज्वेलरी से जो आएगा वो अगर सरप्लस आता है तो बैंक सरप्लस ए को लौटाएगा अपना पैसा रिकवर करने के बाद, और अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट के लिए ए के ऊपर सूट फाइल करेगी। लेक्चर दिसत नाही, मी रेकॉर्ड करतोय, लेक्चर नाही दिसत, इंटरनेट आलंय पण कसं दिसत नाही? झालंय ना, सगळं चालू आहे, का दिसत नाही मला नाही माहित। रेकॉर्डिंग चालू आहे, हां आता नंतर एडिट करून टाकून देऊ लिंकवर, हे म्हटलं। तो यहां पर आपको समझना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर क्या हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो एसेंशियल एलिमेंट जो चार एसेंशियल एलिमेंट है, चारों का मीनिंग समझना है। जो गुड्स होंगे वो मूवेबल होंगे, जो गुड्स का डिलीवरी होगा वो एक्चुअल डिलीवरी होगा। अभी जो ज्वेलरी का एग्जांपल देखा है एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे होगा हम डिस्कस करेंगे। गुड्स किसके लिए दिए जा रहे हैं? प्लेज फॉर द डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब जब तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे ना हो। जो ओनर है गुड्स का उसे हम पॉनर कहते हैं, और जिसको गुड्स दिए उसे हम पॉनी कहते हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का डेफिनेशन जो सेक्शन 172 में दिया है वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, सर आपने कहा प्लेज में जो डिलीवरी है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ प्लेज कैसे होता है? आप सबने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या। कंस्ट्रक्टिव प्लेज जब मैं कहूंगा तो कंस्ट्रक्टिव प्लेज में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव प्लेज में हम कहेंगे पोसेशन ऑफ गुड्स इज विथ द पॉनर ओनली। पॉनर ओनली, ध्यान रखना। एक्चुअल प्लेज में जब बैंक के पास ज्वेलरी गिरवी रखी तो ज्वेलरी पॉनर के पास नहीं थी, ज्वेलरी बैंक के पास, पॉनी के पास थी। बट यहां पर कंस्ट्रक्टिव प्लेज में पोसेशन ऑफ गुड्स इज विद द पॉनर ओनली, whereas pawnee has a special interest. Pawnee has a special interest in the goods. Pawnee has a special interest in the goods. Pawnee has a special interest in the goods. Pawnee का goods में special interest है। क्या है? special interest है। Pawnee has a special interest in the goods. ध्यान रखना, गुड्स का पोसेशन किसके पास है? पॉनर के पास। पॉनी इज अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेट अस टेक एन एग्जांपल। कंस्ट्रक्टिव प्लेज बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब देखना, XYZ मल्टीप्लेक्स ओनर, मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर ने ABC बैंक से लोन लिया है। लोन 1 करोड़ का लिया है, जिसके बदले में इस मल्टीप्लेक्स ओनर ने, XYZ मल्टीप्लेक्स ओनर, थिएटर ओनर ने, जो मल्टीप्लेक्स का प्रोजेक्टर और उस प्रोजेक्टर का एक्सेसरीज जो अभी रिसेंटली खरीदे थे 3 करोड़ में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 करोड़, उसको गिरवी रखा है। मतलब प्रोजेक्टर और उसके एक्सेसरीज को ABC बैंक के पास गिरवी रखा है और उसके अगेंस्ट 1 करोड़ का लोन लिया है। अब प्रोजेक्टर और उसके एक्सेसरीज जो है वो मूवेबल गुड्स है और इसको गिरवी रखा है, मतलब उसको प्लेज किया है, प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, जिसमें ये मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर बन जाता है। हम कहते हैं पॉनर। The multiplex theater owner is the pawner.
बैंक इज द पॉनी एंड द प्रोजेक्टर एंड एक्सेसरीज इज द गुड्स प्लेस्ड एज सिक्योरिटी। लोन कितना लिया? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का लोन लिया है। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टर कितना? 3 करोड़ का। अब मुझे जो बोलना है ध्यान से सुनो। प्रोजेक्टर और एक्सेसरीज मल्टीप्लेक्स थिएटर के अंदर है जिसको गिरवी रखा गया है, तो मल्टीप्लेक्स ओनर बैंक को कहता है हमारा जो नया प्रोजेक्टर और एक्सेसरीज है वो हम आपके पास गिरवी रखते हैं, मतलब इसके ओनरशिप पेपर्स जो है वो आपके पास रहेंगे। जो पोसेशन है प्रोजेक्टर का वो हमारे पास ही रहने दो, ओनरशिप पेपर आपके पास रहेंगे। अरे पोसेशन अगर बैंक में चला जाएगा तो मूवी दिखेगा कैसे? मतलब यहां पर प्रोजेक्टर को सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, बट जो पोसेशन है वो पॉनी के पास नहीं है, पोसेशन पॉनर के पास है। तो पोसेशन जो पॉनी के पास गया है वो कैसे गया? कंस्ट्रक्टिवली गया है। कंस्ट्रक्टिव पोसेशन हुआ है, मतलब डीम्ड, ऐसा माना जाएगा कि पोसेशन, कंस्ट्रक्टिव पोसेशन विथ पॉनी, ऐसा माना जाएगा पॉनी हैज द पोसेशन ऑफ गुड्स। हालांकि ये जो प्रोजेक्टर का पोसेशन किसके पास है? पॉनर के पास है। पॉनी के पास सिर्फ क्या है? पॉनी के पास क्या है? ओनरशिप पेपर्स है। ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप पेपर्स है। मतलब ओनरशिप पेपर्स जो पॉनी के पास है, मतलब हम कहेंगे पॉनी का उस ओनरशिप पेपर्स में स्पेशल इंटरेस्ट है। अब ओनरशिप जो प्रोजेक्टर खरीदा है उसकी ओनरशिप के पेपर्स अगर पॉनी के पास है तो कल को मल्टीप्लेक्स ओनर को प्रोजेक्टर को बेचना भी रहा, गिरवी रखने के बाद बेच सकते हैं क्या? नहीं, ओरिजिनल पेपर्स तो बैंक में है। अगर कल को मल्टीप्लेक्स ओनर ने लोन के रीपेमेंट के लिए डिफॉल्ट किया तो बैंक मल्टीप्लेक्स ओनर को पहले नोटिस भेजेगी कि तुमने डिफॉल्ट किया है, दिए हुए समय में हमारा लोन रीपे कर दो, वरना हम प्रोजेक्टर को और उसके एक्सेसरीज को कस्टडी में ले लेंगे, जब्त करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसको बेच भी देंगे। बैंक के पास गिरवी रखने के बाद क्या मल्टीप्लेक्स ओनर उस प्रोजेक्टर को बेच सकता है? नहीं, बिकॉज ओनरशिप पेपर्स तो उनके पास है ही नहीं, वो तो बैंक में है। तो यहां पर हम कहते हैं बैंक का उस गुड्स के ऊपर क्या है? स्पेशल इंटरेस्ट है, ओनरशिप इंटरेस्ट है, बट ओनर है क्या? नहीं, वो ओनरशिप इंटरेस्ट है, इसलिए उसे स्पेशल इंटरेस्ट कहते हैं। और बैंक के पास जो पोसेशन है वो कंस्ट्रक्टिव पोसेशन है, मतलब माना जाएगा डीम्ड पोसेशन। हालांकि ओरिजिनल पोसेशन किसके पास था? ओरिजिनल पोसेशन पॉनर के पास था और अभी भी पॉनर के पास है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेज में हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्लेज में हम कहते हैं possession of goods is with the pawners only, whereas pawnee has a special interest in the goods. Pawnee has a special interest in the goods. हमने पढ़ा था बेलमेंट में गुड्स का डिलीवरी एक्चुअली होगा, सिंबॉलिकली होगा, कंस्ट्रक्टिवली होगा। प्लेज में जो प्लेज होता है वो एक्चुअल प्लेज होगा या कंस्ट्रक्टिव प्लेज होगा। प्लेज में एक्चुअल प्लेज होगा या कंस्ट्रक्टिव प्लेज होगा, दो ही होगा, कोई थर्ड टाइप नहीं होगा, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल प्लेज आपने ज्वेलरी को बैंक में रखा, लोन लिया, एक्चुअल प्लेज। कंस्ट्रक्टिव प्लेज आप मल्टीप्लेक्स ओनर हो, आपने प्रोजेक्टर को बैंक में गिरवी रखा, तो प्रोजेक्टर उठा के बैंक में नहीं गया, प्रोजेक्टर आपके मल्टीप्लेक्स थिएटर में ही है। आपने ओनरशिप पेपर्स बैंक में रखे और प्रोजेक्टर बैंक के बिहाफ पर आप होल्ड कर रहे हो, ताकि कल को अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो इस ओनरशिप पेपर्स बैंक में होने के कारण बैंक उस प्रोजेक्टर की कस्टडी अपने पास ले सकती है। इसलिए बैंक का वो प्लेज जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्लेज है, ऐसा माना गया, डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड विद द बैंक। तो बैंक का उस प्रोजेक्टर में स्पेशल इंटरेस्ट है। सो कंस्ट्रक्टिव प्लेज में पॉनी के पास गुड्स के अंदर क्या होता है? स्पेशल इंटरेस्ट होता है, और पॉनर के पास गुड्स का पोसेशन होता है। पॉनर के पास पोसेशन रहता है गुड्स का। सबको समझा है क्या? 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो ये सिचुएशन, ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको देखना है यहां पर मल्टीप्लेक्स ओनर के पास पोसेशन बना रहेगा, और फिर भी ये प्लेज वैलिड क्यों है? बिकॉज बैंक के पास जो प्लेज हुआ है वो कंस्ट्रक्टिव प्लेज है, ये प्लेज वैलिड है। कल को मल्टीप्लेक्स ओनर ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक नोटिस देकर प्रोजेक्टर को अपने कस्टडी में लेकर आ सकती है, बिकॉज ओनरशिप पेपर्स किसके पास है? बैंक के पास है। यस, तो हमने प्लेज के एसेंशियल्स में जो अभी ऊपर देखा था, प्लेज के एसेंशियल्स में जो ऊपर देखा था, मूवेबल, डिलीवरी, एक्चुअल ऑब्लिक कंस्ट्रक्टिव, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होगा, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है प्लेज। किसके लिए होता है? फॉर डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस एनी एक्सपेंसेस लिखेंगे हम, एनी एक्सपेंसेस
कोई खर्चा हुआ है तो उसके लिए भी। जो पार्टीज है, ओनर उसे पॉनर कहते हैं, जिसके पास गुड्स प्लेज किए उसे पॉनी कहते हैं। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सेक्शन 172 क्या कैसे डिफाइन करता है प्लेज को? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। वो एसेंशियल्स हुए। प्लेज के दो टाइप्स है, एक्चुअल प्लेज, कंस्ट्रक्टिव प्लेज। यस, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस, बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस, और कुछ केस स्टडी सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में, बिफोर यू स्टॉप फॉर द डे, आज हमने क्या पढ़ा है? आज के सेशन में हमने सबसे पहले जो राइट्स ऑफ बेली थे, जिसमें राइट ऑफ लीन देखा, राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन देखा, राइट ऑफ जनरल लीन देखा। पर्टिकुलर लीन is for the labor or skill expended by the bailee only on those goods where the labor or skill has been expended. General lien is on any goods which the bailee has already in custody of the bailor, तो वो गुड्स पर जनरल लीन एक्सरसाइज किया जाएगा। मतलब जो गुड्स बेलर के ऑलरेडी इन कस्टडी है बेली के पास, उन्हीं गुड्स पर जनरल लीन मार्क किया जाएगा। इन इंडिया अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बैंकर्स, अटॉर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर्स, फैक्टर्स एंड वारफिंगर्स कैन एक्सरसाइज जनरल लीन डायरेक्टली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको राइट देता है। इसके बाद हमने देखा राइट ऑफ बेली व्हेन द बेली इज अ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर के केस में हम कहते हैं व्हेन द फाइंडर इनकर्स एनी वॉलंटरी एक्सपेंसेस टू रिकवर द वॉलंटरी एक्सपेंसेस, फाइंडर हैज अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन एंड राइट ऑफ सेल। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो इमीडिएटली बेच सकता है। नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो वो व्हेन द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस, when the expense incurred are at least 2/3 of the total expense of the goods, उस केस में वो बेच सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। फॉर एनी रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय द ट्रू ओनर, फाइंडर हैज द राइट टू बोलो sue the bailor, sorry, in that case, yeah, bailor, the true owner, and right of particular lien until the matter is pending in the court of law. ये हमने राइट्स ऑफ बेली में देखा था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो सेक्शन 172 का है वो डेफिनेशन देखा। उसका बेस्ट एग्जांपल हो बैंक लोन ज्वेलरी का देखा। एसेंशियल्स ऑफ प्लेज देखा जिसमें एक्चुअल प्लेज तो हमें पता है गुड्स एक्चुअली दिए। कंस्ट्रक्टिव प्लेज में मल्टीप्लेक्स ओनर ने जब उस प्रोजेक्टर को बैंक में गिरवी रखा तो प्रोजेक्टर सिर्फ डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड, प्रोजेक्टर थिएटर ओनर के पास ही था, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेज हुआ। वो हमने डिस्कस किया। अब अगले सेशन में हम बेलमेंट ऑफ प्लेज का डिफरेंस देखेंगे और इस कंस्ट्रक्टिव प्लेज को और थोड़ा डिटेल में इसका केस स्टडी के फॉर्म में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। ये जो थोड़ा बहुत इंटरनेट एरर आया उसकी वजह से मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। अगले सेशन में फ्रेश स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सलाम, नमस्ते, एंड यस, सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम पर्सन। बाय बाय।